हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गौतम सर एकेडमी में। और अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी और टीचर बनना चाहते हैं, आप बीपीएससी प्री जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम करा रहे हैं आपको घटना चक्र सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये 2 से 3 पार्ट में हम इस वीडियो को करवाएंगे और जितने भी प्रश्न अभी तक 71वीं बीपीएससी तक पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में सॉल्व कराएंगे, हल बताएंगे। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए प्रश्न की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी एग्जाम में आए हैं, जैसे बीपीएससी टी वगैरह में, तो सभी जो जो अलग अलग टॉपिक से आए हैं उन सभी को प्रश्न हम करवाएंगे और लगभग 100 से 200 प्रश्न इस सीरीज में करवाएंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। आज हम करा रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसमें देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो जैसे जानते हैं अल्मीडा जो था वो भारत में जो था ना, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय बन करके भारत आया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगर डिस्कशन पढ़ना हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये पुर्तगाल लोग करते थे। क्या करते थे, बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने के लिए अड्डे का इस्तेमाल करते थे हुगली में। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। तो जैसे आपको पता है सूरत में खोली थी। कहाँ खोली थी पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री? सूरत में खोली थी। किसकी इजाज़त से? तो यहाँ पे मुग़ल दरबार में 1609 में आता है और फैक्ट्री पाने में जो था असफल हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है तो 1612 ईस्वी में जो है ना, पुर्तगालियों को हराकर और यहाँ पे जो है मतलब मुग़ल सरकार से, मुग़ल सत्ता से जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की स्वाली के स्थान पर हराया था। तो यह हराया था थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है किस या निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का जंग, या ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जहाज अधिग्रहण कर लिया था, इसका परिणाम स्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध जो है ना, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो ऐसा तो बिहार ही कर सकता है, क्योंकि उस समय बिहार में सोरा और अफीम पाया जाता है। सोरा क्या होता है, तो सोरा से जो है ना वो बारूद वगैरह बनाने में इसकी मदद ली जाती थी और अफीम बिहार में उपजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था। तो बिहार। इसका क्या आंसर होगा? बिहार। उस समय बिहार बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। 9वां क्वेश्चन है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो ये था अफीम। यानी ये अफीम के लिए ही जो है ना अंग्रेज वगैरह व्यापार किया करते थे या यूरोपवासी व्यापार करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, मिलान करने वाला है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। तो इसका हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सूची 1 में जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जो था इसका जन्म स्थान इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म जो था यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यानी यूके में। और फ्रांसिस मैगलन का जन्म जो था पुर्तगाल में हुआ था। तो ये रहा आपका कुल यहाँ पे जो है हम 10 क्वेश्चन कराए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यानी अब हम 11 नहीं फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है।
और इसमें करा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे उसको देखते हैं, यानी बंगाल से संबंधित और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। कहता है पहला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया, यानी बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद कौन सा संधि हुआ था। ऑप्शन ए सालवाई की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी सुगौली की संधि, ऑप्शन डी बेसिन की संधि। तो ये हुआ था इलाहाबाद की संधि। कौन सा संधि हुआ था बच्चों, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाता है, यानी किसे बनाया गया था। तो मोहम्मद रजा खान को, यानी इलाहाबाद की संधि होती है और रॉबर्ट क्लाइव जो था उप दीवान के रूप में मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे नियुक्त करवाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज का प्रभुत्व जो था वो सबसे ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। क्या कहता है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा किस कब करता है प्रदान। तो यहाँ पे है 12 अगस्त 1765 को जो था शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, यानी द्वैत शासन। तो आप लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन पद्धति को लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता क्या है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। ऑप्शन ए कांग्रेस की उम्मीदवारी नीतियों के कारण, उदारवादी नीतियों के कारण, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं बांटो एवं राज करो की नीति के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हुआ बांटो और राज करो की नीति के कारण जो था बहुत सारे वर्षों तक यहाँ पे करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 11th और 12th का जो क्वेश्चन है इसी से बना था और 15/12/2023 को ये प्रश्न आया था, ठीक है। यानी 200 वर्षों तक राज करने का एक ही था, जो डिवाइड एंड रूल्स के माध्यम से अंग्रेज जो था भारतीयों को कभी एकजुट नहीं होने दिए और उन्हें फूट डालते रहे और वो पूरे देश पे कब्जा करने में सफल हो गया। चलिए अब हम आ गए हैं मैसूर और पंजाब राज्य पे, यानी क्षेत्रीय शक्तियाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और क्षेत्रीय शक्तियाँ, पहला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो किसे बनाता है, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाता है। कौन बनाता है, टीपू सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी इसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन ए 1782, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1779, ऑप्शन डी 1784। तो इसका होगा 1784 में हुआ था, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था किसके साथ किया था। तो ये जो किया था टीपू सुल्तान के किया था, किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था किससे प्राप्त किया था, यानी जो अभी महारानी विक्टोरिया को चला गया था जो कोहिनूर हीरा, यानी इंग्लैंड के सम्राट के जो ताज पे लगा हुआ है जो कोहिनूर हीरा है, वो भारत में रंजीत सिंह के पास था। और रंजीत सिंह को ये हीरा किसने दिया था, तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। किससे हुआ था, शाह शुजा से। कहा जाता है कोहिनूर हीरा जिसके पास कोहिनूर हीरा जो गया उसका शासन जो था ना वो डिक्लाइन हो गया, यानी ख़त्म हो गया। जैसे ही देखते हैं ये कोहिनूर हीरा जैसे ब्रिटिश सरकार के पास जाती है तो ब्रिटिश सरकार जो था वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद देखते हैं लगभग 100 साल के अंदर ही इनका संपूर्ण विश्व से जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1900 में पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1909 में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी, 1909 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो है गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इनमें से ये कोई नहीं था। ऑप्शन ई जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं, इस जैसे कि यहाँ पे 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इस बार बीपीएससी का खाना क्या है, अगर ये 4 ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है तो आपको अंतिम ऑप्शन को टिक मारना अनिवार्य है। जो पहले छात्र छात्राएं छोड़ के चले आते थे, ऑप्शन नहीं मारते थे, और अब क्या कर दिया गया है, जो ये ऑप्शन को अनिवार्य रूप से एक न एक ऑप्शन मार के ही आना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम वायसराय के बारे में पूछ रहा था, गवर्नर जनरल के बारे में, तो वारेन हेस्टिंग जो था 1734 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। और प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1834 में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो था इसने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर देता है भारत में, यानी बंगाल पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और यहीं से जो था बंगाल में 1757 की लड़ाई जब प्लासी की होती है तो बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कहता है क्या इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो आप लोग अभी जाने हैं लॉर्ड क्लाइव को। किसे, लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो लियोनिस स्कॉटिश को। किसे, सर लियोनिस स्कॉटिश को जो था वो द्वैत शासन यानी द्वैत शासन पद्धति का जनक मानते हैं, पितामह मानते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता क्या है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम समाप्त कर दिया था। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था। उस समय भारत में जो था ना बहुत प्रकार के ठग पाए जाते थे और अंग्रेज जो था बहुत सारा सुधार भारत में किया है। अगला क्वेश्चन 7 है, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय जो था किसे दिया जाता है। तो WH स्लीमन को जो था वो भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन का श्रेय जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 दास प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन 3 धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधानों को हटाना, ऑप्शन 4 ठगों के संगठित गिरोह का दमन। अब इसमें से चारों में से कौन सा काम जो था विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था उसको बताना है। तो विलियम बेंटिक ने सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन किया, उसका दास प्रथा का उन्मूलन किया और ठगों के जो था उन्मूलन भी जो था विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था, यानी उसके द्वारा ही समाज में ये सुधार किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो ये किया था विलियम बेंटिक ने। अगर आपसे पूछा जाए तो किसके, मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। कौन आते हैं, राजा राम मोहन राय, जिसे हम लोग राम मोहन राय के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के अथक प्रयास से, ठीक है, इन्हीं के अथक प्रयास से और कैप्टन विलियम बेंटिक के जो सहयोग से यह सती प्रथा जो है भारत में समाप्त होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था। तो राजा राम मोहन राय के साथ थे विलियम बेंटिक। ठीक है, या ऐसे पूछेगा राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो विलियम बेंटिक के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, और 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था कैनिंग। कौन था, कैनिंग था। वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अब तो बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, लेकिन अभी भी जो है ना टीचर का एग्जाम जो होता है उसमें इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो अपनाने का काम जो था लिटन का था। किसका था, लिटन का, लॉर्ड लिटन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये है इल्बर्ट बेल से। किससे संबंधित नहीं है, इल्बर्ट बेल से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो मेयो ने किया था। किसने किया था? आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण मेयो के द्वारा किया जाता, लॉर्ड मेयो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है किसने संधि विजित कर संधि नहीं, सिंध विजित कर उसका अधिकरण एनेक्स्ट किया था? तो ये किया था नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाला है, और इसका हम ये मिलान जो है यहाँ पे देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सूची 1 को जो है ना सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैकडोनाल्ड क्या था? तो मैकडोनाल्ड के द्वारा जो था वो कॉमनवेल्थ अवार्ड, मैकडोनाल्ड क्या कहता है? कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा कर देता है। और लिन लीथगो की बात करें तो ये क्या करते हैं? अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। डलहौजी जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है। और चांसफोर्ड जो है वो लाता है द्वैत शासन। कौन लाता है? द्वैत प्रशासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो जयपुर को। किसको नहीं किया गया था? जयपुर को। जैसे झांसी, उदयपुर, अवध वगैरह सभी को क्या किया गया था? डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो था ना, वो मतलब राज्य हड़प नीति के तहत जो था वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है, लेकिन इसमें जयपुर जो था उसको नहीं मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित। किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो जानते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बन जाता है। ठीक है, जो कि मराठा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कहता है यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजन करने वाला यह पहला कदम था। बिल्कुल राइट है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही है। इससे मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। ये भी सही है। और कहता है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया था। ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था ग्वालियर को। किसको नहीं लिया था अपने क्षेत्र में? ग्वालियर को नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। कौन फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को जो था फांसी दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए भगत सिंह को फांसी देते समय उनका आयु कितना था? क्योंकि ये अक्सर बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है अलग अलग परीक्षाओं में, जो उस समय इनका उम्र कितना था, तो आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कौन करता है? तो ये करने का काम करता है लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर है। कहता है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। कौन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो है बीपीएससी का सीडीपीओ की परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान किसके किया गया? तो इनमें से कोई नहीं होगा। लॉर्ड डफरिन भी नहीं होगा, लिटन नहीं, मेयो नहीं और डफरिन भी नहीं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो ये था सी राजगोपालाचारी। कौन किया था? सी राजगोपालाचारी ने इसको ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। चलिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव थे इसको देखते हैं। और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि TRE 3 में पूछे गए हैं। और TRE 4 में जो है इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या कहता है? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जानते हैं जो औपनिवेशिक शासन काल था तो भारत में रेलवे का विकास क्यों किया गया था? क्योंकि दूर दराज से अंग्रेजों को जो था वो कच्चे माल को ब्रिटेन भेजने में, यानी समुद्र के जहाँ पे डॉकयार्ड होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ लगे होते हैं, वहाँ तक ले जाने में बहुत असुविधा होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया था? रेलवे लाइन का विस्तार किया था भारत में। और इसका जो है कुछ फ़ायदा भारतीयों को भी मिल जाता है। तो हम इसको देखते हैं भारतीय उद्योग को प्रभाव क्या पड़ा था। तो ऑप्शन क्या कर, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे रेलवे क्या किया? कच्चा माल तो अपने देश इंग्लैंड ले ही जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड में बना हुआ माल जो कि वहाँ पे बहुत सस्ती होती थी और भारतीय उद्योग में के द्वारा जो बनाया जाता माल था, मतलब जो कपड़े थे और भी बहुत प्रकार के आइटम थे, वो बहुत महंगे होते थे। तो सस्ती वस्तुओं को दूर दूर तक, मतलब भारत के दूर दूर क्षेत्रों तक पहुँचा दिया गया, जिससे क्षेत्रीय उद्योग क्या हो गया, उसका विकास रुक गया। और यहाँ पे आयात जो होता इंग्लैंड से यानी यूरोप से आने वाला जो भी वस्तुएं थी उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो सस्ती हुआ करती थी। चलिए आगे है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जा गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त हमेशा जमींदार के साथ किया जाता था, क्योंकि जमींदार जो थे कई सौ गांव के स्वामी हुआ करते थे और उनको लगान वसूलने में जो था ना कोई परेशानी नहीं होता था और जबरन वो वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कौन करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी जो है करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन बी मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा किया था। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था? ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। किसने किया था महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत बंगाल में? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया जाता, मतलब किया गया था, किया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध कर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था वेथी के नाम से। किसके नाम से? वेथी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकारों के खर्चे में समाहित थे। क्या समाहित थे? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन ये शामिल थे, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार ये शामिल थे, रेलवे के गारंटेड ब्याज ये शामिल थे। यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है इसका? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कहता भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1818 ईस्वी में स्थापित की थी। पहला सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? 1818 में। तो आज जो है हम कुल यहीं तक रखते हैं और
1857 की क्रांति के बाद जितने भी आपको क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों में, और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।